हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं आपका अपना दोस्त, आपका होस्ट, आपका एजुकेटर मनोज त्रिपाठी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्जाम कोच पर, जहां से आप अपने एग्जाम्स की बहुत शानदार तरीके से तैयारी कर सकते हैं। यहां पर आप सभी लोगों को सिस्टमेटिक सारी वीडियोस मिल रही हैं, जैसा कि आपने देखा भी होगा, सबके प्लेलिस्ट बने हुए हैं। तो आप प्लेलिस्ट पर जाइए और सभी वीडियोज़ को आसानी से देखते हुए नोट्स प्रिपेयर कर लीजिए और यही आपके एग्जाम में बहुत अच्छे से काम आएंगी चीज़ें। तो चलिए हम लोग आज के टॉपिक को शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि आज का टॉपिक है पर्यावरण से संबंधित आंदोलन, यानी कि आंदोलन जो है वो किससे संबंधित है? पर्यावरण संबंधित है। और पर्यावरण में आप जानते हैं हम लोग जैविक और अजैविक चीजों से बना हुआ है। जैविक यानी कि बायोटिक और अजैविक यानी कि एबायोटिक। जैविक में हम लोग पेड़ पौधे, जंतु और सूक्ष्म जीवों की बात करते हैं। यदि इनको सबको यदि हम एक साथ कहना चाहें तो फ्लोरा और फौना कह देते हैं। फ्लोरा में आपका पादप जगत आ जाता है, फौना में आपका जंतु जगत आ जाता है। और यदि हम लोग अबायोटिक की बात करते हैं तो अबायोटिक में हमारे आसपास पाए जाने वाले वायु, जल, मृदा, खनिज, ये सारी चीजें आ जाती हैं। ठीक है, तो हम लोग इन सबको बचाने की बात करेंगे। जब जब इन सबके नुकसान होने पर हम लोगों के नुकसान की बात आती है तो हमेशा मानव इनको बचाने के लिए आंदोलन करता है। तो कौन कौन से आंदोलन हुए जो कि पर्यावरण संबंधित आंदोलन है, उन पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम लोगों को बचाना है वनों को। किसको बचाना है? वनों को बचाना है। जब आप वनों को बचाएंगे तभी तो आप वन्य जीवों को बचा पाएंगे। तो वनों को बचाने का मतलब है पेड़ों को काटने से बचाना है। और पेड़ों को काटने से बचाने के लिए जो सबसे पहली बार आंदोलन चलाया गया, आप में से काफी लोग हैं जो इसे गलत आंसर करते हैं। क्यों? क्योंकि आप लोग शुरुआत ही चिपको आंदोलन से करते हैं। आप लोगों को पता है कि चिपको आंदोलन ही वह आंदोलन था जिसमें कि पेड़ों को काटने से बचाने के लिए उनसे लिपटने की, उनसे चिपकने की शुरुआत होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। चिपको आंदोलन से भी 300 साल पहले बिश्नोई आंदोलन चला था। कौन सा आंदोलन चला था? बिश्नोई आंदोलन चला था। और जिसकी पॉइनियर थी अमृता देवी बिश्नोई, जिन्होंने क्या किया, लोगों के लिए रोल मॉडल का काम किया कि यदि पेड़ों को बचाने के लिए, प्रकृति को बचाने के लिए अपनी जान भी देनी पड़े तो यह भी बहुत बड़ी बात नहीं है। क्योंकि उन्होंने अपनी पुत्रियों के साथ, उन्होंने और अपनी 3 पुत्रियों के साथ और उस गांव में रहने वाले 300 से भी अधिक लोगों ने पेड़ों को, वृक्षों को काटने से बचाने के लिए अपनी जान दे दी। और इतिहास में ये फेमस हो जाता है बिश्नोई आंदोलन के नाम से। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं सबसे पहले बिश्नोई आंदोलन से। जैसा कि आप जान रहे हैं, पहला आंदोलन जो कि वृक्षों काटने से बचाने के लिए चलाया गया था, उसका नाम क्या था? बिश्नोई आंदोलन। क्या नाम था? बिश्नोई आंदोलन, बिश्नोई मूवमेंट। यहां पर आप ध्यान से देखिएगा, आंदोलन को छोड़ने के बाद जो बचा हुआ है क्या? बिश्नोई। बिश्नोई को आप जब ध्यान से देखेंगे तो बिश्नोई जो है वो 2 शब्दों से मिलकर बना है। वो कौन से 2 शब्द हैं? एक है 20 और एक है 9। तो 20 प्लस 9, देखिएगा ध्यान से, 20 प्लस 9, 20 प्लस 9 कर देंगे तो बेटा कितना हो जाएगा? याद रखिए, 20 ऐसे और 9 ऐसे लिख दें तो कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे ये तो सिंपल सा है, 29 हो जाएगा। तो बिश्नोई आंदोलन में जो बिश्नोई हैं वो कौन है? बिश्नोई वे संप्रदाय है जो 29 नियमों का पालन करते हैं। 29 नियमों का पालन करने वाले जो लोग हैं वो बिश्नोई संप्रदाय के लोग कहलाते हैं। ये संप्रदाय मिलेगा कहां पर? ये संप्रदाय है क्या? तो वह संप्रदाय जो प्रकृति को ही अपना सब कुछ मानता है, वृक्षों को, पेड़ पौधों को, जीव जंतुओं की रक्षा करना अपना धर्म समझता है, उसे आप कहते हैं कि वो किससे बिलोंग करता है? बिश्नोई संप्रदाय से बिलोंग करता है। जनरली नॉर्मली किसी न किसी समाज में 1-2 लोग मिलेंगे, लेकिन बिश्नोई समाज या बिश्नोई संप्रदाय वह संप्रदाय जिसके सभी लोग प्रकृति के प्रेमी होते हैं, सभी लोग प्रकृति से प्रेम करते हैं, प्रकृति में पाई जाने वाली चीजों का संरक्षण करना ही अपना धर्म समझते हैं। तो बिश्नोई की डिफिनेशन आप यहां समझिएगा, 29 नियमों का पालन करने वाले, 29 नियमों का पालन करने वाले, 29 नियमों का पालन करने वाले। ठीक है, अच्छा, 29 नियमों का पालन करने वाले हैं ये। और ये पाए कहां जाएंगे, मिलेंगे कहां पर, यानी कि ये होते कहां पर हैं? तो बिश्नोई मिलेंगे आपको राजस्थान में। मुख्यतः कहां मिलेंगे? राजस्थान में। मेनली आपको कहां मिलेंगे? मेनली आपको मिलेंगे राजस्थान में। और राजस्थान में भी कहां मिलेंगे? राजस्थान में मिलते हैं मरुस्थलीय क्षेत्रों में, थार वाले पार्ट में, थार के रेगिस्तान वाले पार्ट में। तो हम यहां पर केवल इतना ही कहेंगे, मरुस्थलीय क्षेत्रों में। कहां मिलेंगे? मरुस्थलीय क्षेत्रों में मिलेंगे। और जो मरुस्थलीय क्षेत्र है वो है अरावली के पश्चिम में। कहां पर है? अरावली रेंज के पश्चिम में। अरावली रेंज के पश्चिम में जो जिले पड़ते हैं वहां पर बिश्नोई संप्रदाय के लोग आपको मिलने वाले
वाले हैं। लेकिन राजस्थान के अलावा भी इनका जो एरिया है वो बढ़ रहा है। ये आपको हरियाणा में भी मिलते हैं, कुछ पार्ट में पंजाब में मिलते हैं, कुछ पार्ट गुजरात में मिलते हैं और कुछ पार्ट आपको उत्तर प्रदेश में भी मिलेंगे। तो बिश्नोई 29 नियमों का पालन करने वाले संप्रदाय है जो कि मेनली राजस्थान में मरुस्थलीय क्षेत्रों में मिलेगा। और ये है प्रकृति प्रेमी। ये क्या है? ये है प्रकृति प्रेमी। ध्यान दीजिएगा, ये क्या है? ये है प्रकृति प्रेमी। प्रकृति की सभी चीजों की रक्षा करना ही इनका क्या है? इनका धर्म माना जाता है। प्रकृति प्रेमी है। ये अपना किसे गुरु मानते हैं? ये अपना गुरु किसे मानते हैं? तो इनके जो गुरु होते हैं वो उनका नाम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखिएगा। गुरु जंभेश्वर। कौन से गुरु हैं? गुरु जंभेश्वर हैं, या आप इनको और एक नाम देते हैं जंभो जी। क्या नाम देते हैं? जंभो जी। गुरु जंभेश्वर या फिर आप नाम देते हैं जंभो जी। ठीक है। जो लोग एनसीईआरटी पढ़े होंगे, और एनसीईआरटी में जो ईवीएस की बुक है उसमें एक कहानी दी हुई है जिसे बोलते हैं अमृता की कहानी। क्या बोलते हैं? अमृता की कहानी। आइए थोड़ी सी बात कर ली जाए इस अमृता की कहानी में, और अमृता की कहानी में ही इस आंदोलन का जिक्र किया गया है। अमृता की कहानी में इस आंदोलन का क्या किया गया है? जिक्र किया गया है। तो अमृता की कहानी, बात है आज से 300 साल पहले की। बात है आज से 300 साल पहले की। राजस्थान राज्य में हम लोग पहुंच रहे हैं मरुस्थलीय क्षेत्रों में, और मरुस्थलीय क्षेत्रों में एक जिला जिसका नाम जोधपुर, एक जिला जिसका नाम क्या? जोधपुर। और जोधपुर जिले में एक गांव जिसका नाम खेजडली गांव। जोधपुर जिले में एक गांव जिसका नाम क्या है? खेजडली गांव है। खेजडली गांव, ठीक है ना। एक गांव है जिसका नाम क्या है? खेजडली गांव। इस गांव का नाम खेजडली क्यों पड़ता है? क्योंकि इस गांव में खेजड़ी वृक्षों की अधिकता है। किस गांव में? इस गांव में, जिस गांव की हम लोग बात कर रहे हैं उस गांव में किसकी अधिकता है? खेजड़ी वृक्षों की अधिकता। खेजड़ी वृक्षों की अधिकता है, याद रहेगा ना। खेजड़ी वृक्षों की यहां पर अधिकता है। तो फिर से सुनिएगा ध्यान से। राजस्थान के जोधपुर जिले के खेजडली गांव में हम लोग पहुंचे जहां पर खेजड़ी वृक्षों की अधिकता है। आप जानते हैं राजस्थान में जो थार वाला पार्ट है, मरुस्थलीय क्षेत्र वाला जो पार्ट है, वहां पर वर्षा बहुत कम होती है, और जहां पर वर्षा बहुत कम होती है वहां पर वनस्पतियां भी बहुत कम उगती हैं। जहां वनस्पतियां कम उगेंगी बेटा, वहां पर आपको यदि ऐसा मिल जाए, ऐसा वृक्ष मिल जाए जो कि छायादार हो, तो ये होगा कि हम गए थे कोयला ढूंढने के लिए और हमको मिल गया हीरा। हमको मिल गया क्या? हीरा। तो यहां पर आप देखिए जो राजस्थान का मरुस्थलीय क्षेत्र है, यहां पर जो वनस्पति मिलती है उसका नाम क्या है? उसको हम लोग बोलते हैं मरुस्थलीय वनस्पति। कौन सी वनस्पति? मरुस्थलीय वनस्पति। और मरुस्थलीय वनस्पति को आप इंग्लिश में बोलते हैं जेरोफाइट्स। क्या बोलते हैं? मरुस्थलीय वनस्पति को आप क्या बोलते हैं बच्चा? मरुस्थलीय वनस्पति को आप बोलते हैं जेरोफाइट्स। क्या बोलते हैं? जेरोफाइट्स। ये जो जेरोफाइट्स है, इसकी जब विशेषता देखी जाएगी, इसकी जब कैरेक्टरिस्टिक देखी जाएगी, तो इसमें कैसी वनस्पतियां मिलती हैं? इसे मिलती हैं मोटी तने वाली वनस्पतियां। पत्तियां का अभाव है इसमें, ठीक है। और कांटेदार वनस्पतियां, एकदम छोटी छोटी वनस्पतियां, बहुत लंबाई भी नहीं है, और बहुत दूर दूर वनस्पतियां, यानी कि वनस्पतियों में सघनता भी नहीं है। और ऐसे क्षेत्रों में आपको एक वृक्ष मिल जाए जो कि कैसा हो? जो कि हो छायादार वृक्ष। जो कि कैसा हो? जो कि छायादार वृक्ष हो। तो आपको बहुत अच्छा लगेगा ना कि खेजड़ी वृक्ष जो है ये कैसा वृक्ष है? छायादार वृक्ष है। कैसा वृक्ष है? छायादार वृक्ष है। और इस वृक्ष की जो लकड़ियां हैं, इनका यूज हो जाता है घरों को बनाने में, और कभी कभी फर्नीचर बनाने में भी इनका यूज कर लिया जाता है। इसकी जो छाल है, यानी कि जो वार्क है, उसका प्रयोग किया जाता है औषधि के रूप में। इसकी जो पत्तियां हैं उनको जानवर अपने भोजन के रूप में प्रयोग करते हैं, और इससे हम लोग सब्जियों के रूप में भी प्रयोग करते हैं। तो खेजड़ी वृक्ष आपको मिल गया खेजडली गांव में। क्या होता है कि यहाँ का जो राजा होता है उसको महल बनवाना होता है, और महल बनाने के लिए लकड़ियों की आवश्यकता होती है। लकड़ियों की आवश्यकता की पूर्ति के लिए राजा क्या करता है? राजा अपने सैनिकों को आदेश देता है कि जाओ लकड़हारों को लेकर लकड़ी ले आओ। और लकड़ी कहां से लानी है आपको? लकड़ी लानी है आपको खेजडली गांव से। खेजडली गांव की ओर जब सैनिक लकड़हारों के साथ या लकड़ी काटने वालों के साथ जब आ रहे होते हैं, तो उनको देखती है अमृता देवी। उनको देखती है कौन? अमृता देवी। और अमृता देवी जब उनको देखती है तो वहीं रुक जाती है और प्रतीक्षा करती है वो वहां पर आए। जब वो उनके पास पहुंचते हैं तो अमृता देवी पूछती है कि आप किस प्रयोजन से यहां पर आए हैं? तो सैनिक कहते हैं कि राजा का आदेश है कि लकड़ियां लेकर आनी है, और लकड़ियों को लाने के लिए हमें वृक्षों को काटना पड़ेगा। अमृता देवी कहती है ना ना ना, मैं तुम्हें वृक्षों को काटने नहीं दूंगी, मैं तुम्हें वृक्षों को काटने नहीं दूंगी। वृक्ष हमारे सब कुछ है, हम बिना वृक्ष हमारे बिना रह सकते हैं, लेकिन हम वृक्षों के बिना नहीं रह सकते हैं। राजा के सैनिकों ने कहा कि हे देवी,
हट मत करिए, ये राजा का आदेश है और यदि राजा के आदेश की अवहेलना होगी तो हम सबको मृत्युदंड मिलेगा। तो अमृता देवी ने कहा कुछ भी हो लेकिन मैं आपको वृक्षों को काटने नहीं दूंगी। लेकिन सैनिक अपनी हट पर अड़े रहते हैं, अमृता देवी अपनी हट पर अड़े रहती हैं और अमृता देवी वृक्षों काटने को बचाने के लिए उनसे लिपट कर खड़ी हो जाती हैं, उनसे चिपक कर खड़ी हो जाती हैं। और जब लिपट कर चिपक कर खड़ी हो जाती हैं तो अब क्या करें सैनिक? तो सैनिक विवश होकर वृक्षों काटने के लिए लकड़हारों को आदेश देते हैं कि चलाइए कुल्हाड़ी चलाड़ी। और जब कुल्हाड़ी चलाते हैं तो वो अमृता देवी के पैरों पर लगती है और अमृता देवी के शरीर से काफी अधिक ब्लड निकल जाने के कारण, काफी अधिक खून निकल जाने के कारण अमृता देवी की मृत्यु हो जाती है। अमृता देवी की मृत्यु होने के बाद उसकी ओर 3 पुत्रियां उसकी भागती हुई आती हैं, लेकिन अमृता देवी पर ध्यान न देकर सोचती है मां तो मर गई, मां तो मर गई, जिसको बचाना है उसको बचा लिया जाए। वो भी जाकर वृक्षों से चिपक कर उनसे लिपट कर खड़ी हो जाती हैं। लेकिन राजा के सैनिक फिर से लकड़हारों को आदेश देते हैं भैया वृक्ष काटो। तो फिर से वही प्रोसेस होता है, फिर से उनके ऊपर कुल्हाड़ी चलती है और उनकी भी मृत्यु हो जाती है। अब मां और बेटियों की ऐसी वीरता को देखकर गांव के 300 से भी अधिक लोग वृक्षों काटने से बचाने के लिए वृक्षों की तरफ भागते आते हैं और वृक्षों से लिपट कर वृक्षों से चिपक कर खड़े हो जाते हैं। लेकिन राजा के सैनिक सभी को क्या करते हैं? मृत्यु के घाट उतार देते हैं। और इस तरीके से अमृता देवी, उसकी 3 पुत्रियां और गांव के 300 से भी अधिक लोग वृक्षों काटने से बचाने के लिए अपनी मृत्यु या अपने आप को मृत्यु के हवाले कर देते हैं। और इस प्रकार से ये अमर हो जाते हैं हमारी एनसीईआरटी किताबों में, हमारे मन में, हमारे हृदय में इन लोगों का वास हो जाता है। अब देखिए जो खेजडली गांव था उसमें खेजड़ी वृक्षों की अधिकता कारण इनको काटने के लिए हुआ, लेकिन यहाँ पर जो आंदोलन चला उसमें पॉइनियर कौन रही? अमृता देवी। कौन रही? अमृता देवी रही। तो अमृता देवी की कहानी को आपने अच्छे समझ लिया होगा कि अमृता देवी वृक्षों काटने से बचाने के लिए कौन सी टेक्निक का यूज करती हैं? उनसे लिपट कर या उनसे चिपक कर खड़ी हो जाती हैं। तो एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि बिश्नोई आंदोलन में प्रणेता कौन रही? बिश्नोई आंदोलन जो है उसमें प्रणेता कौन रही? बिश्नोई आंदोलन में प्रणेता यानी कि पॉइनियर कौन रही? तो बिश्नोई आंदोलन की जो प्रणेता होती हैं ये होती अमृता देवी। कौन होती हैं? प्रणेता कौन होती हैं? अमृता देवी। और जो अमृता देवी हैं, यदि आप इनका पूरा नाम भी ले लेंगे अमृता देवी बिश्नोई तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अमृता देवी बिश्नोई, ध्यान दीजिएगा, अमृता देवी बिश्नोई, याद रहेगा, अमृता देवी बिश्नोई। अमृता देवी के नाम से एक पुरस्कार भी दिया जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं अमृता देवी पुरस्कार। और पूछा गया है एक बार, आप जानते हैं केबीसी, के भाईल करोड़पति या कौन बनेगा करोड़पति? केबीसी में क्वेश्चन पूछा गया था कि अमृता देवी पुरस्कार का संबंध किससे? वैसे भी जनरली पूछा ही जाता है, लेकिन आप यहां पर देख सकते हैं अमृता देवी पुरस्कार। अमृता देवी पुरस्कार का संबंध किससे है? अमृता देवी पुरस्कार का संबंध है पर्यावरण संरक्षण से। किससे संबंधित है ये? पर्यावरण संरक्षण संबंधित है। और पर्यावरण संरक्षण में भी स्पेशली किससे संबंधित है ये? वृक्षों को काटने से बचाने के लिए। पर्यावरण संरक्षण में भी किससे संबंधित है? वृक्षों को काटने से बचाने के लिए। वृक्षों को काटने से बचाने के लिए, काटने से बचाने के लिए, काटने से बचाने के लिए। क्लियर हो गया? बचाने के लिए। अब बात करते हैं हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट की, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करते हैं। क्या है इंपॉर्टेंट नोट? पूछा जाता है कि बच्चों को काटने से बचाने के लिए पहली बार उनसे लिपटकर, उनसे चिपककर खड़े होने की शुरुआत कहां से हुई? तो जो लोग इस चीज को ध्यान से नहीं पढ़े होते हैं, इस चीज को नोट के माध्यम से नहीं समझे होते हैं, वो हमेशा उत्तराखंड आंसर करते हैं, चिपको मूवमेंट में आंसर कर देते हैं, लेकिन वो गलत हो जाता है। सही आंसर क्या है? सही आंसर है राजस्थान का जोधपुर जिला का खेजडली गांव। ठीक है, नोट, वृक्षों को काटने से, वृक्षों को काटने से बचाने के लिए, वृक्षों को काटने से बचाने के लिए उनसे लिपटने या चिपकने या फिर आलिंगन, आलिंगन की शुरुआत, आलिंगन की शुरुआत कहां से होती है? आलिंगन की शुरुआत कहां से होती है? बताइए, आलिंगन की शुरुआत कहां से होती है? तो आंसर आपका बनता है राजस्थान का, राजस्थान का
जोधपुर जिला, जोधपुर जिला और जोधपुर जिले का खिजडली गांव। जोधपुर जिले का कौन सा गांव? खिजडली गांव। कर लेंगे, खिजडली गांव से इसकी शुरुआत होती है। तो ये हो जाता है आपका बिश्नोई आंदोलन से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट पर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट जो दूसरा आंदोलन है उसका नाम है चिपको आंदोलन। आप सब लोग इस आंदोलन से काफी वाकिफ भी हैं और इंपॉर्टेंट भी है। चिपको आंदोलन, ठीक है ना, चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन, ठीक है। चिपको आंदोलन, सबसे पहले बात आती है कि चिपको आंदोलन है क्या। तो आप कहते हैं चिपको आंदोलन है वृक्षों को काटने से बचाने के लिए चलाया गया आंदोलन। वृक्षों को काटने से बचाने के लिए चलाया गया आंदोलन, पहला पॉइंट हो जाता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि चिपको आंदोलन कब चलता है और कहां से चलता है। तो यानी कि कह सकते हैं शुभारंभ, कह सकते हैं शुभारंभ। जो चिपको आंदोलन है इसका जो शुरुआत होती है लगभग 1970 के आसपास हो जाती है, लेकिन ये जब रफ्तार पकड़ता है तो रफ्तार पकड़ता है 1973 में। कब रफ्तार पकड़ता है? 1973 में रफ्तार पकड़ता है। तो इसको आप ध्यान रखिएगा, 1970 से लेकर 1973। ये जो है ये चलता है कहां से? ये चलता है उत्तराखंड में। कहां पर चलता है? उत्तराखंड में। उत्तराखंड में जिला है चमोली जिला। कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? चमोली डिस्ट्रिक्ट है। उत्तराखंड में चमोली डिस्ट्रिक्ट, और चमोली डिस्ट्रिक्ट में जगह पड़ती है कौन सी? गोपेश्वर गांव। कौन सा गांव है? गोपेश्वर गांव। गोपेश्वर नामक गांव से ये शुरुआत होती है। गोपेश्वर नामक गांव से क्या होती है? शुरुआत होती है। तो चिपको आंदोलन उत्तराखंड के चमोली जिले के गोपेश्वर नामक गांव से चलाया गया। क्या हो रहा था? उत्तराखंड में, जो कि पहले उत्तर प्रदेश का पार्ट हुआ करता था, तो उत्तराखंड में वन बहुत है जिनको हम लोग पर्वतीय वन कहते हैं। पर्वतीय वन जो है उनको काटने की मुहिम चलाई गई कि इनके स्थान पर डेवलपमेंट किया जाएगा और इनके स्थान पर दूसरे वृक्ष लगा दिए जाएंगे। इनका उपयोग हम लोग कहीं ना कहीं फर्नीचर उद्योग में या फिर जहां पर वृक्षों की या की आवश्यकता होती वहां पर कर लेंगे। तो वहां के जो लोग होते हैं, जो नेटिव लोग होते हैं, अब वहीं पर वृक्षों के आसपास से ही चीजें प्राप्त करते हैं, अपने जीविकोपार्जन करते हैं, वनों से सब कुछ चीजें प्राप्त करते हैं। तो वो कितनी आसानी से वृक्षों काटने नहीं देंगे, इतनी आसानी से वृक्ष नहीं काटे जा सकते। तो वहां पर आप यदि पहाड़ी क्षेत्रों में जाएंगे, पर्वतीय क्षेत्रों में जाएंगे, तो वहां की जो महिलाएं होती हैं वही घर का काम करने के बाद फिर वनों में जाती हैं और वहां से लकड़ियां, पत्ते, औषधियां, फल फूल ये सब इकट्ठा करती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जब वृक्षों काटने की बात आती है तो वहां पर अपोज जो करती हैं वो महिलाएं करती हैं। कौन करती हैं? महिलाएं अपोज करती हैं। और उन अपोज करने वाली महिलाओं में नाम आता है गौरा देवी का। मतलब बहुत सी महिलाएं होती, लेकिन जैसे आप जानते हैं ना कि जो लीडर हो जाता है वो गौरा देवी के बाद नाम आता है सुरक्षा देवी का। किसका नाम आता है? सुरक्षा देवी का। सुरक्षा देवी का। ये दो महिलाएं हैं जो कि क्या करती हैं, जो कि चिपको आंदोलन में सबसे पहले आगे आती हैं। लेकिन महिलाओं का काम केवल घर तक ही सीमित हो जाता है, वो इतनी ज्यादा नाम नहीं कमा पाती हैं इस आंदोलन में। और फिर यहाँ पर वे लोकल लीडर के पास पहुंचते हैं जिनका नाम होता है चंडी प्रसाद भट्ट। क्या नाम होता है? चंडी प्रसाद भट्ट, जिनका आलिया भट्ट से वर्तमान में कोई संबंध नहीं है। चंडी प्रसाद भट्ट। और चंडी प्रसाद भट्ट भी क्या करते हैं, इस आंदोलन को काफी आगे तक पहुंचाते हैं। चिपको आंदोलन में वृक्षों काटने से बचाने के लिए जो मुहिम चलती है वो काफी दूर तक, काफी लोगों तक पहुंचती है। किसके द्वारा? चंडी प्रसाद भट्ट के द्वारा। लेकिन अभी भी एक नेशनल लेवल पर इसकी जरूरत थी कि लोगों तक पहुंचाया जाए, इसको दिल्ली तक पहुंचाया जाए। और इसके लिए फिर आते हैं कौन? इसके लिए आते हैं सुंदरलाल बहुगुणा। कौन आते हैं? सुंदरलाल बहुगुणा आते हैं। और सुंदरलाल बहुगुणा सबसे ज्यादा इसमें नाम कमाते हैं। सुंदरलाल बहुगुणा सबसे ज्यादा नाम कमा ले जाते हैं। किसमें सबसे ज्यादा नाम कमा ले जाते हैं? चिपको आंदोलन में। तो सुंदरलाल बहुगुणा इसके पॉइनियर हो गए। चंडी प्रसाद भट्ट भी हैं, गौरा देवी, सुरक्षा देवी भी हैं। तो कभी कभी पूछता है गौरा देवी का संबंध किस आंदोलन से है, तो आप कहते हैं चिपको आंदोलन से। सुरक्षा देवी, चंडी प्रसाद भट्ट, सुंदरलाल बहुगुणा, ये सब नाम आते हैं किससे संबंधित है? चिपको आंदोलन से संबंधित है। चिपको आंदोलन से संबंधित है। सुंदरलाल बहुगुणा इस आंदोलन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लोगन देते हैं, या कह सकते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट नारा देते हैं। उस नारा को आप सब समझ सकते हैं। कहते हैं इकोलॉजी, इकोलॉजी
इज द परमानेंट इकोनॉमी, इकोलॉजी इज द परमानेंट इकोनॉमी। समझना इसका मतलब क्या है। बहुत से लोगों ने जब वृक्षों काटने का कारण बताया तो बताया कि यहाँ पर वृक्षों काटकर इनसे विकास होगा, ये जो वृक्ष जिसके जिसके क्षेत्र से काटे जा रहे हैं उनको पैसा भी दिया जाएगा, फिर यहाँ पर कई विकास की योजनाएं भी लाई जाएंगी। तो सुंदरलाल बहुगुणा कहना था कि यदि आप विकास कर रहे हैं तो यानी इकोनॉमी हमारी अच्छी हो रही है, हमारी अर्थव्यवस्था में सुधार हो रहा है, लेकिन वो परमानेंट नहीं है। यदि हम अपने इकोलॉजी को समाप्त कर रहे हैं तो ऐसी इकोनॉमी को प्राप्त करना उचित नहीं है। यानी कि यदि इकोलॉजी और बात की जाए इकोनॉमी की, तो इकोलॉजी ही परमानेंट इकोनॉमी है। इकोलॉजी को हरास करके उसकी क्षति कर कर हम लोग परमानेंट इकोनॉमी को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो इकोलॉजी इज द परमानेंट इकोनॉमी, इकोलॉजी इज द परमानेंट इकोनॉमी, यानी कि आप कह सकते हैं जो पारिस्थितिकी है यही स्थायी अर्थव्यवस्था है, यही स्थायी क्या है, अर्थव्यवस्था है। और धीरे धीरे चिपको आंदोलन के थ्रू क्या होता है, उत्तराखंड में जो वनों को काटने की बात कही जाती है वो वापस ले ली जाती है। ठीक है, तो चिपको आंदोलन उत्तराखंड के चमोली जिले के गोपेश्वर नामक गांव से, इसमें पॉनियर रही गौरा देवी, सुरक्षा देवी, और नाम आता है चंडी प्रसाद भट्ट का। फिर सुंदरलाल बहुगुणा, सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध एक आंदोलन से और रहा जिसको हम लोग कहते हैं टिहरी बांध आंदोलन। कौन सा आंदोलन, टिहरी बांध आंदोलन। टिहरी बांध आंदोलन से भी इनका क्या रहता है, संबंध रहता है। तो आइए हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं किसकी, टिहरी बांध आंदोलन की थोड़ी सी बात करेंगे हम लोग, किसकी, टिहरी बांध आंदोलन की भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ठीक है, टिहरी बांध आंदोलन, ठीक है, टिहरी बांध आंदोलन, टिहरी बांध आंदोलन। ठीक है, ये जो टिहरी बांध है ये है कहां पर, तो सबसे पहले तो आप यही समझ लीजिएगा ये है कहां पर, उत्तराखंड में। टिहरी बांध है कहां पर, टिहरी बांध है उत्तराखंड में, उत्तराखंड में। ठीक है, उत्तराखंड में किस नदी पर है, तो नदी है भागीरथी। कौन सी नदी है, भागीरथी। और इसी की सहायक नदी भिलांगना नदी। कौन सी नदी, भिलांगना। भागीरथी और भिलांगना नदी की संयुक्त धारा पर, भिलांगना नदी की संयुक्त धारा पर, नदी की संयुक्त धारा पर बना हुआ है क्या, संयुक्त धारा पर बना हुआ है, संयुक्त धारा पर बना हुआ है टिहरी बांध। कौन सा बांध, टिहरी बांध, संयुक्त धारा पर निर्मित। ठीक है ना। यदि कभी भी भिलांगना नदी ना आए तो आप क्या करेंगे, आंसर भागीरथी करेंगे। यदि एग्जैक्ट है तो भागीरथी और भिलांगना नदी के संगम पर है, और यदि दोनों ना हो तो आपको पता है कि भागीरथी का सब कुछ मान लिया जाता है गंगा का, भागीरथी का सब कुछ मान लिया जाता है गंगा का, तो गंगा भी आप बोल सकते हैं। टिहरी बांध के बारे में आपको एक चीज अच्छे से ध्यान रखनी है कि भारत का सबसे ऊंचा बांध है। क्या है ये, भारत का सबसे ऊंचा बांध, हाईएस्ट डैम ऑफ इंडिया, भारत का सर्वोच्च बांध। ये क्या है, भारत का सर्वोच्च बांध है, यानी कि सबसे ऊंचा बांध है, सर्वोच्च बांध यानी कि हाईएस्ट डैम इन इंडिया, भारत का सर्वोच्च बांध है। मैं इसलिए इसको बता रहा हूं क्योंकि आप कंफ्यूज होंगे किसके साथ, भाखड़ा नंगल बांध के साथ। किसके साथ कंफ्यूज होंगे, भाखड़ा नंगल बांध के साथ कंफ्यूज होंगे। तो वहां पर अभी हम लोग समझ लेते हैं, भारत का सर्वोच्च बांध पूछा जाए, हाईएस्ट डैम पूछा जाए तो आंसर क्या होगा, हाईएस्ट डैम है भारत का टिहरी बांध। ठीक है ना, टिहरी डैम है। लेकिन यदि भाखड़ा नंगल बांध की बात की जाए, किसकी बात की जाए, भाखड़ा नंगल बांध की बात की जाए, जो किस नदी पर है, कोई बताएगा, भाखड़ा नंगल बांध किस नदी पर है, आप में से बताएंगे कोई, जल्दी से बताइए फिर। भाखड़ा नंगल बांध है किस पर, सतलज नदी पर। किस पर है, सतलज रिवर पर है, सतलुज रिवर पर है, सतलुज नदी पर है। ठीक है ना, सतलुज नदी पर है। और ध्यान दीजिएगा ये भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्व बांध है, ग्रेविटी डैम बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको, सर्वोच्च, या भारत का ही लगा दें ताकि आपको और बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाए। भारत का सर्वोच्च, भारत का सर्वोच्च गुरुत्व बांध, भारत का सर्वोच्च गुरुत्व बांध यानी कि ग्रेविटी डैम है। ये कैसा है, ग्रेविटी डैम है। अब देखिए, जब कभी भी बांधों को ऊंचा किया जाता है, जब कभी भी बांधों को ऊंचा किया जाता है तो जितना ऊंचा बनाएंगे बांध उतना ही पीछे क्या करना पड़ेगा, पानी का कलेक्शन करना पड़ेगा, रिजर्वायर बड़ी बनानी पड़ेगी, सरोवर या जलाशय बड़ा बनाना पड़ेगा। तो जितना बड़ा जलाशय बनाना पड़ेगा उतने क्षेत्र में पेड़ों को हटाना पड़ेगा, उतने क्षेत्र में स्थित बस्तियों को हटाना पड़ेगा, उतने क्षेत्र में स्थित वन्य जीवों को हटाना पड़ेगा। तो देखिए, बांध का निर्माण हो रहा है विकास के लिए,
मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है, यानी कि बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं बना रही है विकास के लिए, सिंचाई आसान हो सके, पानी की सुविधा हो सके, मतलब जहां पानी नहीं पहुंच पा रहा है वहां से पानी को भी पहुंचाया जा सके, फिर विद्युत जल विद्युत का उत्पादन हो सके, बाढ़ का नियंत्रण किया जा सके, ये सब होता है ना। तो मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट जो है वो कहीं ना कहीं विकास में सहायता कर रहे हैं। लेकिन दूसरा पक्ष इनका यदि देखें तो ये क्या कर रहे हैं कि वहां की जो इन्वायरमेंट है उसको डिग्रेड करने में भी ये सहायता कर रहे हैं। अब वहां से बस्तियों को जब हटाया जाएगा, जब वन्य जीवों को और पेड़ पौधों को हटाया जाएगा, तो वो क्षेत्र क्या हो जाएगा, निर्वनीकृत हो जाएगा। जब निर्वनीकृत हो जाएगा तो वहां पर भूस्खलन की समस्या बढ़ जाएगी। आप जानते हैं पर्वतीय क्षेत्रों में जो पेड़ पौधे होते हैं ये मृदा को जकड़े रहते हैं, भूमि को जकड़े रहते हैं, जिससे कि भूस्खलन की समस्या कम होती है। यदि वनों को काट दिया जाएगा तो भूस्खलन की समस्या, जिसको हम लोग लैंड स्लाइडिंग बोलते हैं, वो बढ़ जाती है। और जब लैंड स्लाइडिंग की समस्या बढ़ेगी तो नुकसान होगा कि नहीं होगा। फिर बस्तियों को हटाकर जब दूसरी जगह विस्थापित करेंगे तो वहां पर विस्थापन होने के बाद उनका जीविकोपार्जन कैसे चलेगा, क्या क्या समस्या उनको फेस करनी पड़ेंगी, ये भी बहुत होता है। तो बांध की ऊंचाई को बढ़ाने से क्या होती है, बहुत समस्याएं आती हैं। और उन समस्याओं को दूर करने के लिए ही क्या किया था, टिहरी बांध आंदोलन चलाया गया था। टिहरी बांध आंदोलन में जो प्रणेता होते हैं वो कौन हो जाते हैं, टिहरी बांध आंदोलन में जो प्रणेता होते हैं ये कौन हो जाते हैं, मैंने जैसे कि आपको बताया सुंदरलाल बहुगुणा हो जाते हैं। प्रणेता कौन हो जाते हैं, सुंदरलाल बहुगुणा हो जाते हैं। और सुंदरलाल बहुगुणा यहां पर एक और स्टेटमेंट कहते हैं, बांध नहीं चाहिए, बांध पर्वतों का क्या है, विनाश है। बांध नहीं चाहिए, बांध पर्वतों का क्या है, विनाश है। क्योंकि यदि पर्वत बांध बन रहे हैं तो पर्वतों का निर्वनीकृत होना आवश्यक हो जाएगा, और निर्वनीकृत होने से बहुत समस्याएं उत्पन्न होंगी। दूसरी बात, जब ये बांध बनेगा, इतना जितना ऊंचा बांध बनेगा उतना पीछे उसके पानी एकत्रित होगा, और पानी एकत्रित होने से यदि बांध का गेट या फिर उसका फाटक दरवाजा टूट गया तो जितने भी उस एरिया में उसके एरिया में पानी के बहाव के एरिया में जितने भी शहर आ रहे हैं वो सब क्या हो जाएंगे, जलमग्न हो जाएंगे, बाढ़ आ जाएगी। आने वाले जो शहर थे, ऋषिकेश था, हरिद्वार था, बिजनौर था, बुलंदशहर था, इनमें बहुत ही भीषण क्या होने वाली थी, बाढ़ आने की समस्या होने वाली थी। तो टिहरी बांध की ऊंचाई जितनी एक्सपेक्टेड थी उससे क्या किया गया, कम किया गया। और ये सब कुछ चल रहा था 1978 में। कब चल रहा था, 1978 में। और ये चलता रहा तब तक जब तक कि टिहरी बांध की ऊंचाई जो लोगों को लग रहा था कि इतनी होनी चाहिए उतनी नहीं कर दी गई। तब तक ये आंदोलन चलता रहा, लगभग 2006 तक ये चलता रहा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, इतना ध्यान रहेगा, इतना आपको ध्यान रखना। हाँ, सुंदरलाल बहुगुणा यहाँ पर क्या कहते हैं, बांध नहीं चाहिए, बांध पर्वतों का, पहाड़ों का क्या है, विनाश है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। अब सुंदरलाल बहुगुणा के एक क्या थे, सुंदरलाल बहुगुणा के एक कह सकते हैं शिष्य कहें या फिर उनको फॉलो करने वाले फॉलोअर कहें, वो थे पांडुरंग हेगड़े। कौन साहब थे, पांडुरंग हेगड़े। जब पांडुरंग हेगड़े ने सुंदरलाल बहुगुणा के कार्यों को देखा और उनसे होने वाले रिजल्ट को भी समझा तो उन्हें समझ में आया कि वृक्षों को काटने से बचाया जा सकता है, और उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वहां के लोगों को सक्रिय करना पड़ेगा, वहां के लोगों को जागरूक करना पड़ेगा। वही लोग हैं जो वृक्षों को बचा सकते हैं, जो जहां रह रहा है वहां पर वो आसानी से काम कर सकता है। तो इसके लिए वो पहुंचते हैं कहां, अपने क्षेत्र कर्नाटक में, और कर्नाटक में भाषा बोली जाती है कन्नड़। अब वो सीखे थे कि चिपको आंदोलन जो था वो इसलिए चला क्योंकि यहाँ पर लोग वृक्षों को काटने से बचाने के लिए उनसे लिपट कर चिपक कर खड़े हो जाते थे, तो लोगों को वृक्षों काटना बहुत बहुत कठिन हो जाता था। क्योंकि यदि वृक्षों काटना है तो वृक्षों को काटने के साथ साथ उन्हें किसी न किसी की हत्या भी करनी पड़ेगी, किसी न किसी को नुकसान भी पहुंचाना पड़ेगा, मतलब मानव को नुकसान पहुंचाना पड़ेगा, जो कि इतना आसान नहीं होता है। मानवाधिकार भी चीजें होती हैं कि नहीं होती हैं। तो जब कर्नाटक पहुंचे, कर्नाटक में भाषा बोली जा रही है कन्नड़, और कन्नड़ में उनका मतलब होना चाहिए था कि जो कन्नड़ में लोग जो चीज चिपकने वाली है उसका मतलब भी कन्नड़ में ही होना चाहिए था, तो जिससे कि लोगों तक पहुंच ज्यादा से ज्यादा बन सके। और इसके लिए वो एक कन्नड़ शब्द का प्रयोग करते हैं जिसका नाम होता है एपिक्को। नाम क्या होता है, एपिक्को। और चिपको आंदोलन की तर्ज पर, चिपको आंदोलन चल रहा था उत्तर भारत में और ये चल गया दक्षिण भारत में। चिपको आंदोलन के तर्ज पर, चिपको आंदोलन के तर्ज पर एक आंदोलन चलता है जिसका नाम होता है एपिक्को आंदोलन। और एपिक्को जो है ये कैसा वर्ड है, ये कैसा शब्द है, तो एपिक्को जो है ये आपका कन्नड़ शब्द है, कन्नड़ भाषा का शब्द है। कैसा शब्द है, कन्नड़ भाषा का शब्द है। और इसका मतलब होता है आलिंगन। इसका मतलब क्या होता है, आलिंगन। आलिंगन मतलब गले लगाना, आलिंगन मतलब
गले लगाना। ठीक है, तो एपिको आंदोलन जो है ये कुछ सेम वैसा ही है जैसे कि चिपको आंदोलन था, उसके लगभग 10 साल बाद ये सक्रिय होता है या ये शुरू होता है। और कहाँ शुरू होता है, शुभारंभ इसका कहाँ से होता है, इसका शुभारंभ होता है कर्नाटक में। कहाँ पर शुभारंभ होता है इसका, शुभारंभ होता है इसका कर्नाटक के सिरसी नामक गांव से, सॉरी कर्नाटक के जिला पहले देख लें, जिला है आपका उत्तर कन्नड़ जिला, उत्तर कन्नड़ जिला। और उत्तर कन्नड़ जिला में कौन सी जगह से, सिरसी नामक स्थान से। किस जगह से, सिरसी नामक स्थान से शुरुआत होती है। जैसा कि चल रहा था चिपको, उसी तरीके से चिपको आंदोलन की तर्ज पर, बस चिपको आंदोलन चल रहा था उत्तर भारत में, और ये चला कहां पर, दक्षिण भारत में। ये आंदोलन कहाँ चलता है, ये सक्रिय होता है दक्षिण भारत में, यानी कि साउथ इंडिया में। दक्षिण भारत में चिपको आंदोलन के तर्ज पर चलने वाला आंदोलन कौन सा था, एपिको आंदोलन। चिपको आंदोलन की तरह वृक्षों काटने से बचाने के लिए उनसे लिपटकर या उनसे चिपककर खड़े होने की यहाँ पर भी काम किया जाता है। और इसमें जो प्रणेता होते हैं वो कौन होते हैं, इसमें जो प्रणेता होते हैं वो होते हैं पांडुरंग हेगड़े, जिनका पूजा हेगड़े से कोई संबंध नहीं है। पांडुरंग हेगड़े, ठीक है ना, पांडुरंग हेगड़े साहब हो जाते हैं। पांडुरंग हेगड़े ये क्या हो जाते हैं, ये चिपको आंदोलन के प्रणेता हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, चिपको आंदोलन के प्रणेता हो जाते हैं। ठीक है, पांडुरंग हेगड़े ये आपके हो गए आंदोलन। इसके बाद नेक्स्ट यदि हम लोग देखें यहां पर, तो नेक्स्ट आंदोलन भी देख लीजिएगा। नेक्स्ट आंदोलन है शांत घाटी आंदोलन। कौन सा आंदोलन है, शांत घाटी आंदोलन। आपको पता है कि जो शांत घाटी है ये भारत की सर्वाधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र है। शांत घाटी आंदोलन, भारत का सर्वाधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र कौन सा है, शांत घाटी, जिसको आप बोलते हैं साइलेंट वैली। क्या बोलते हैं, साइलेंट वैली। अभी मैं आपको यहाँ पर लिख देता हूँ ताकि आपको याद भी रहे। शांत घाटी की बात करें तो भारत का सर्वाधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र, भारत का सर्वाधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र, भारत का सर्वाधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र कौन सा है, यह है शांत घाटी। कौन सा है, शांत घाटी। कहां पर है ये, केरल में है। कहां पर है ये, केरल में है। यस ना, शांत घाटी कहां पर है, केरल में है। यस, शांत घाटी से होकर बहने वाली नदी, यहां से होकर बहने वाली या प्रवाहित नदी, आपको मैंने बताया था कि जब भी आपको पुजहा वर्ड या पूजा वर्ड मिले, तो आप कहेंगे ये मलयालम शब्द है, क्योंकि केरल में कैसी भाषा बोली जाती है, मलयालम। और यहाँ पर मलयालम में उसका मतलब होता है नदी। मलयालम में मतलब क्या होता है, नदी। कुंती पुझा नदी। अब देखिए कुंती पुझा नदी पर क्या किया गया, कुंती पुझा नदी पर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बनाए जाने की बात की गई। हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट का मतलब है जल विद्युत परियोजना बनाए जाने की बात की गई। शांत घाटी से होकर बहने वाली नदी कुंती पुझा पर जब हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बनाए जाने की बात की गई तो लोगों को यही समझ में आया कि भैया सारी जैव विविधता खत्म होने वाली है। जितनी जैव विविधता है, जितना ये पूरे विश्व भर में फेमस है जैव विविधता के लिए, वो सारी जैव विविधता समाप्त होने वाली है। क्योंकि जैसे ही हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बनेगा, बांध बनेगा, वैसे ही वहां पर चीजों को क्या किया जाएगा, खत्म किया जाएगा। वन और वन्य जीवों को, लोगों को, सबको विस्थापित किया जाएगा वहां से। तो कुंती पुझा नदी पर बन रहे हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के कारण शांत घाटी में पाई जाने वाली जैव विविधता को अत्यधिक नुकसान होने वाला था। तो वहां पर एक एनजीओ ने शांत घाटी को बचाने के लिए चलाया आंदोलन, शांत घाटी आंदोलन। धीरे धीरे ये आंदोलन बहुत आगे तक बढ़ता है और इस आंदोलन में जो रिजल्ट आता है, रिजल्ट ये आता है कि यदि आंदोलन चला तो उसका रिजल्ट क्या आता है, रिजल्ट ये आता है कि कुंती पुझा पर बनने वाले हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को समाप्त किया जाए, कुंती पुझा नदी पर बनने वाले हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को समाप्त किया जाए और ये जो शांत घाटी है इसको राष्ट्रीय पार्क का दर्जा दिया जाए। राष्ट्रीय पार्क जब बना दिया जाएगा, नेशनल पार्क बना दिया जाएगा, तो यहाँ पर मानव की गतिविधियों पर नियंत्रण लग जाएगा। मानव गतिविधियों पर नियंत्रण लगा तो यानी कि जैव विविधता का संरक्षण हम लोग कर ले जाएंगे। तो क्या होता है, रिजल्ट आता है 1985 में, 1985 में शांत घाटी या साइलेंट वैली
नेशनल पार्क बन जाता है। शांत घाटी नेशनल पार्क का निर्माण, शांत घाटी नेशनल पार्क बन जाता है। तो लोगों ने कहा कि शांत घाटी को यदि आपने नेशनल पार्क बना दिया तो भी अभी जैव विविधता को क्षति होने के चांसेस हैं, तो भी जैव विविधता के ह्रास होने के चांसेस हैं, तो क्या किया जाए। तो फिर आपको याद होगा कि भारत का, बताइए जरा आंसर बताइएगा, भारत का पहला जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कब और कहां बनाया जाता है। तो भारत का पहला जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र 1986 में बनाया जाता है। कहां बनाया जाता है 1986 में? केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में स्थित नीलगिरी की पहाड़ियों के आसपास के क्षेत्र को नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व बनाया जाता है। याद करिए इस चीज को, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व बनाया जाता है। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व बनता है। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व बनता है 1986 में, केरल में, कर्नाटक में और तमिलनाडु में स्थित। शांत घाटी जो है ये नीलगिरी की पहाड़ियों के पश्चिम में है। नीलगिरी की पहाड़ियों की किधर है? नीलगिरी की जो पहाड़ियां हैं, आपको मैं बता दूं कि ये 3 राज्यों में फैली हुई हैं। कौन कौन से राज्य हैं? केरल में, कर्नाटक में और तमिलनाडु में। नीलगिरी की पहाड़ियों का यदि पश्चिम वाला भाग देखें, नीलगिरी की पहाड़ियों का यदि पश्चिम वाला भाग देखें, केरल में पश्चिम में, इसके पश्चिम में क्या है? केरल में इसके पश्चिम में क्या है? तो आप कहेंगे शांत घाटी है। केरल में इसके पश्चिम में क्या है? शांत घाटी है। तो यदि शांत घाटी को तो आपने नेशनल पार्क बना दिया, लेकिन यदि आसपास यदि आर्थिक गतिविधियां या मानव का हस्तक्षेप चलता रहेगा तो फिर हम लोग जैव विविधता को कहीं ना कहीं क्षति तो पहुंचा ही रहे होंगे। तो जैव विविधता को पूरी तरीके से बनाना है तो क्या किया गया? 1986 में केरल, कर्नाटक में, तमिलनाडु में स्थित नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का शांत घाटी को क्या बनाया गया? कोर बनाया गया। आप जानते हैं, मैंने आपको पढ़ाया, बायोस्फीयर रिजर्व में कोर का मतलब होता है जहां पर केवल और केवल जीवों की देखभाल होती है, कोई दूसरा अन्य काम नहीं हो सकता है। तो नीलगिरी बायोस्फीयर का कोर बनाया गया किसको? साइलेंट वैली को। किसको बनाया गया? साइलेंट वैली को बनाया गया। ध्यान रखिएगा, साइलेंट वैली को नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का क्या बना दिया गया? कोर बना दिया गया। तो ये आपके कुछ आंदोलन हो जाते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके आगे के आंदोलन पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के पार्ट में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।